हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट विद शोभा सिंह। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान से ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये क्लास है स्पेशल सुपर टेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं वो क्या है? ध्वनि। और ध्वनि में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाहनों के हॉर्न की आवाज़, किसी पार्क में पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, किसी के बोलने की आवाज़। जो भी शोर के थ्रू हमारे कानों में तक आ जाए और हमें सुनाई दे जाए वो क्या है? ध्वनि। और ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब ध्वनि स्रोत कंपन अवस्था में होता है। स्रोत कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम बोलते हैं तो बोलने से अपने गले पर आप अगर आप हाथ लगाकर देखोगे तो एक कंपन फील होगा आपको, तो वो कंपन अवस्था में होता है। उसके बाद वह तरंगों के रूप में माध्यम के चारों ओर फैलता है और फिर वो अनुदैर्ध्य तरंगे निकलती हैं, जिसके कारण वे ध्वनि बनकर हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं। ध्वनि की प्रकृति एवं विभिन्न माध्यमों में संचरण। ध्वनि की प्रकृति कैसी है और किन किन माध्यमों में वह कैसे संचरण करता है? ध्वनि तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होती है। जैसे कि हमने किसी चीज को हथौड़ा मारा तो क्या होगा? लोहा कंपन करेगा। किसी लोहे पर हमने हथौड़ा मारा तो लोहा तो कंपन करेगा और उसकी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होगी, जिसके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है किसी भी अवस्था में। जैसे वायु, विभिन्न गैस, जल, स्टील आदि सभी ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। और ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई भी कण, माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, उसमें कंपन होता है। कोई भी कण अपनी साम्यावस्था यानी कि अपने चारों तरफ जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, फैलता है, वह जितनी दूरी में फैलेगा उस दूरी को क्या कहेंगे? तरंग का आयाम। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पानी में फेंका गया पत्थर। जब हम किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो जिस स्थान पर वो पत्थर गिरता है वहां पर जल में हलचल उत्पन्न होती है। यह हलचल थोड़े समय में फैलती हुई तालाब के किनारों तक चली जाती है। और जल के कण अपनी जगह पर ही होते हैं। जल के कण तो अपनी ही जगह पर होते हैं, लेकिन वो जो पानी है एक पानी की लहर सी बनती हुई चारों तरफ फैलती है। इसी कारण पत्थर फेंकने से जल के जिन कणों में हलचल होती है वे कण अपने पास वाले कणों को गतिमान कर देते हैं। और ये जल तब तक होता है, ये तब तक होता रहता है जब तक हलचल तालाब के किनारों तक नहीं पहुंच जाती। तो ये क्या है? तरंग का आयाम। जितनी दूरी में वो फैलती है वो लहरें, वो तरंग का आयाम, उस जगह को कहा जाएगा आयाम। ध्वनि प्रत्येक माध्यम में चल सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। यही कारण है कि गोताखोर जल के अंदर, जो गोताखोर होता है वो जल के अंदर भी ध्वनि को सुन लेता है। उसी प्रकार रेल की पटरी से कान लगाकर बहुत दूर से आती हुई रेल की ध्वनि सुनी जा सकती है। वो कैसे? मान ले कि हम रेल की पटरी के पास कान लगाकर सुनेंगे और दूर से कोई ट्रेन आ रही होगी तो उसका जो कंपन है हमें सुनाई देगा, तो हम उससे फील कर लेंगे कि हाँ ट्रेन आने वाली है। द्रव में ध्वनि गैस की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है। जो द्रव है यानी कि पानी के अंदर जो ध्वनि है वो गैस की अपेक्षा वायु से भी तेज गति से फील हो जाती है, हमें तेज गति से चलती भी है। और ठोस में ध्वनि सबसे तेज गति से, यहाँ तोड़ा हमारा वहाँ कंपन, कंपन पूरी चीज वो कंपन करने लगेगी। तो ठोस में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, द्रव और गैस से भी तेज। किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई भी कण, ये अभी मैंने इसके बारे में बताया था, तरंग का आयाम कहते हैं। वह जितनी जगह में फैलता है कंपन। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लिए गए समय को मैंने जैसे अभी बताया था कि लोहे में एक हथौड़ा मारा और उसने कंपन करी, और वो जितनी देर तक कंपन करेगा उस वो जो कंपन की अवस्था है उसको क्या कहा जाएगा?
तरंग का आवर्तकाल, वह कंपन आवर्तकाल कहा जाएगा। और 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। वो जो कंपन है वो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करेगा, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति। और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज। ध्वनि का तारत्व, इससे हमें पता चलता है कि ध्वनि का मोटा या पतला होना क्या होता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी ध्वनि के तारत्व की माप संभव नहीं है और तारत्व की माप संभव नहीं है। प्रबलता, कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है तो यह प्रबलता के आधार पर कार्य करती है और प्रबलता का मापन होता है डेसिबल में। इसको किस में नापते हैं? डेसिबल में। और डेसिबल क्या है? डेसिबल है ध्वनि मापने का एक मात्रक, ये एक यूनिट है डेसिबल। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की प्रबलता क्या है? ये तो स्रोत हो गए और ये हो गई प्रबलता की प्रास। जैसे कि हमारा सामान्य श्वसन है, हम जो सांस लेते हैं उसमें भी एक ध्वनि होती है और वो कितनी होती है? 10 डेसिबल। फुसफुसाहट, हम धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आवाज़ करते हैं, वो है 20 डेसिबल। सामान्य बातचीत जो हम धीरे धीरे से जो भी नॉर्मल तरीके से बात करते हैं वो 60 डेसिबल। व्यस्त ट्रैफिक 70 डेसिबल। फैक्ट्री की औसत 80 डेसिबल। मनुष्य में ध्वनि की एकता का प्रेशर क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी कि मनुष्य जो है क्या करता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। यानी कि इसके बीच जो हर्ट्ज होगा उसे मनुष्य के कान सुन सकते हैं, जिनको श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और ये बोली जाती है श्रव्य तरंगे, यानी कि सुनने लायक तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। और अश्रव्य तरंगे, ये वो तरंगे हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। और ये स्रोत क्या है? जैसे कि भूचाल के समय पृथ्वी में लंबी तरंगें चलती हैं, वह हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी आपश्य तरंगों के समान होती हैं। हमारे हृदय की धड़कन और भूचाल के समय जो पृथ्वी में लंबी तरंगें होती हैं वो क्या है? अश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे 20,000 से अधिक डेसिबल हर्ट्ज में जो होती हैं, इन तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। जैसे उड़ते समय चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे कोई वस्तु उसके सामने आए तो वो तरंगे परावर्तित करके चमगादड़ के कानों में वापस आती हैं। जैसे कोई वस्तु सामने आई तो वो उसने जो तरंगे निकाली हैं वो उस वस्तु से टकरा के उसके कानों तक पहुंच जाती हैं, जिस कारण से उसे पता चल जाता है कि हाँ, मैं किसी चीज़ से टकरा सकता हूँ और ये पराश्रव्य तरंगे वही हैं। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। अब पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले देखिए, संकेत भेजना। इन तरंगों द्वारा किसी विशेष दिशा में संकेत भेजे जा सकते हैं। ये तरंगे बहुत पतले किरण पुंज के रूप में, क्योंकि ये तरंगे बहुत पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने के लिए। नेक्स्ट देखिए, समुद्र की गहराई ज्ञात करना व छिपे पदार्थों का पता लगाना। इनके थ्रू, पराश्रव्य तरंगों के थ्रू क्या होता है? समुद्र की गहराई पता लगाई जा सकती है, समुद्र में डूबी हुई चट्टानों का पता लगाया जा सकता है, मछलियों या पनडुब्बियों की स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं। इन तरंगों के द्वारा उड़ते हुए हवाई जहाज को की पृथ्वी से ऊंचाई नापी जा सकती है। तो पराश्रव्य तरंगों के थ्रू हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं, समुद्र में डूबी हुई चट्टानों को और पनडुब्बियों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, और उड़ते हुए हवाई जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई नाप सकते हैं।
नेक्स्ट है सोनार। सोनार क्या है? सोनार एक विधि है, एक युक्ति है। ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक विधि है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है कि सोनार क्या है? यह एक विधि है जिसके द्वारा हम समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगा सकते हैं। और इससे पहले हम क्या करते हैं? इस विधि में होता क्या है? इस विधि में पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है और ये तरंगे डूबी हुई वस्तु से प्रवर्तित होकर वापस लौटती हैं। जितने समय में ये तरंगे आ जाती हैं और वापस लौटती हैं, उससे ज्ञात कर लिया जाता है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु कितनी नीचे है, गहराई में है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, सोनार यानी कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में, उद्योगों में कीमती कपड़ों तथा वायुयान व घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। जैसे चिमनियों की कालिख हटाने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। कृषि में कुछ छोटे छोटे पौधे जो पराश्रव्य तरंगों के डालने पर तेजी से बढ़ते हैं, तो पौधों की जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान में ये तरंगे बैक्टीरिया का विनाश करती हैं। बैक्टीरिया का क्या करती हैं? विनाश। गठिया रोग के उपचार तथा मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।